तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी केरल की है। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है पतनमथिट्टा। इस इलाके में एक परिवार रहा करता है और ये परिवार इस पूरे इलाके में बेहद मशहूर परिवार है। परिवार भंवर सिंह का। भंवर सिंह जिनके पिता वासु वैद्यन, ये दोनों, इनके पास एक कुदरती सलाहियत थी। ये बहुत ही अच्छा थेरेपिस्ट थे और मसाज देने वाले। दूर दूर तक अगर किसी को कहीं भी शरीर में, जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो सिर्फ इनके पास आते थे और इनके मसाज के बाद अचानक वो ठीक हो जाते थे। पिता के ज़माने से ये विरासत चली आ रही थी। तो वासुदेव के बाद उनके बेटे भंवर सिंह ने इस पेशे को अपनाया। हाथ में शफा थी, हुनर था और जो भी आता वहाँ पर अपनी परेशानी को लेकर, किसी भी तरह के दर्द को लेकर वो ठीक होकर जाता। धीरे धीरे वक्त बदला, अब सोशल मीडिया का ज़माना आया। सोशल मीडिया पे भी इन्होंने अपने अकाउंट्स खोले और इनके बहुत सारे फॉलोवर्स। इनकी अपनी ज़िंदगी भंवर सिंह की ये थी कि भंवर सिंह की जो शादी पहली हुई तो जो पहली बीवी थी इनकी, उसका नाम था शोभा। लेकिन शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी में बनी नहीं है, तलाक हो गया। शोभा से एक बेटी थी। बाद में शोभा की बेटी दुबई पहुंच गई और वहीं दुबई में उसने नौकरी शुरू कर दी। शोभा से तलाक लेने के बाद भंवर सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। लैला से भी एक बेटा हुआ। बेटा भी फिर नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया। अब यहाँ केरल के इस एर्नाकुलम में ये दोनों पति पत्नी, यानी कि भंवर सिंह और लैला सिंह, ये अकेले रहा करते। और ये जो उनका काम था ये इतने मशहूर थे, इसका अंदाज़ा अब इससे लगाइए कि अगर कोई बाहरी कोई शख्स आना चाहता था इनके गांव में तो किसी को भी पता बताने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी कहना होता था भंवर सिंह। चाहे वो टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, उनके उस गांव तक पहुंचा दिया करता था। तो किसी को भी अपना घर का पता पूरा देने की ज़रूरत नहीं थी। इतने मशहूर और मकबूल लोग थे ये। सब कुछ ठीक चल रहा था ज़िंदगी में, लेकिन फिर तभी एक अजीब सी चीज़ होती है। 26 सितंबर, अभी पिछले महीने की बात है। पद्मम नाम की एक महिला अचानक गायब हो जाती है। अब पद्मम नाम की जो महिला थी यह गायब हुई, लेकिन किसी ने कोई कुछ खबर नहीं की। 26 सितंबर के बाद 4-5 दिन गुजर गए। पद्मम की एक बेटी जो यूपी में टीचर है, अपनी माँ से लगातार बात किया करती थी, लेकिन इसे 4-5 दिनों से तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी बात नहीं हुई। वो परेशान, बदहवास कि माँ के साथ कुछ हो न जाए। तो पद्मम की बेटी एर्नाकुलम पहुंचती है केरल। वहाँ जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है और फिर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है अपनी माँ की गुमशुदगी की। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस तफ्तीश करती है। पद्मम के मोबाइल जो कॉल डिटेल है उनको खंगालती है। जब कॉल डिटेल को खंगालती है तो पता चला कि 26 सितंबर को जब वो आखिरी बार गायब हुई, जितने चश्मदीद थे उन्होंने बताया, तो जब बात हुई थी एक ख़ास नंबर पे बात हुई थी, जो आखिरी बार। जब पुलिस ने उससे नंबर को टटोला तो वो नंबर एक ऐसे शख्स का मिला जिसका अपना एक रेस्तरां था। शफ़ी उसका नाम था। अब पुलिस ने कहा कि आखिरी कॉल शफ़ी को किया गया। पुलिस शफ़ी के पास पहुंची। उसने पूछताछ की। पहले तो उसने मना किया कि मैं इसे जानता नहीं, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। अब इसके बाद जब उससे पूरी तरह से पूछताछ हुई तो फिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जो पिछले 2-3 दिनों से पूरे केरल में चर्चा का विषय है। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी इस कहानी को सुनता है दंग रह जाता है। अंधविश्वास या अंधे विश्वास से उपजी ये एक और खतरनाक और खौफनाक कहानी है। पद्मम को ढूंढते ढूंढते दरअसल केरल की पुलिस एक दूसरी महिला तक भी पहुंच गई थी और वो दूसरी महिला थी रोजली। पद्मम की उम्र करीब 52 साल थी, रोजली की 49 साल। तो जब शफ़ी से बातचीत हुई तो एक रोजली नाम की महिला का भी सच सामने आया। और रोजली 6 जून से गायब थी।
पद्मम 26 सितंबर को गायब हुई थी और वो 6 जून को, मतलब करीब 3 महीने पहले। अब शफ़ी के ये सारे मोबाइल और कॉल डिटेल से सारे जो नंबर मिल रहे थे, पुलिस उनको एक एक करके खंगाल रही थी और उन्हीं नंबरों में एक नंबर रोजली का मिला। पुलिस बाकी के नंबरों तक तो फैमिली तक पहुंच गई, लेकिन रोजली का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस उस रोजली के पते तक पहुंची तो पता चला कि वो तो जून से गायब है। अब पुलिस का माथा ठनका, फिर से शफ़ी से बातचीत हुई। अब शफ़ी ने इसके बाद रोजली और पद्मम इन दोनों की कहानी सुनाई और ये कहानी जाकर ख़त्म होती है भंवर सिंह पर और उनकी पत्नी लैला सिंह पर। भंवर सिंह सोशल मीडिया पे बहुत फेमस थे, दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं, अपना जो फिज़िकल थेरेपी है, मसाज है, वो कराने के लिए आते थे। नाम था एक, अपना उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल भी बना रखा था। इधर जो शफ़ी था ये एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन साथ में ये भी अपना एक सोशल प्रोफाइल इसने फेसबुक पर बाकी जगह पे खोल रखा था। कुछ वक्त पहले इसने एक सोशल मीडिया पर अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया श्रीदेवी के नाम पर, और उस श्रीदेवी के नाम पर प्रोफाइल बनाकर उसने कहा कि उसके पास काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, इससे दुनिया की तमाम इंसानों की अलग अलग जो समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो गरीब है अमीर हो जाएगा। इस तरीके से करते करते और बहुत सारे लोग उसके कांटेक्ट में आते गए और इसी दौरान वो भंवर सिंह और लैला सिंह के भी संपर्क में आया सोशल मीडिया के थ्रू। उसने देखा कि आदमी थेरेपी करता है, बहुत मशहूर है। तब ये भंवर सिंह से सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती करता है और फिर जाकर मुलाकात करता है। अब भंवर सिंह और उनकी पत्नी और अब शफ़ी 3 लोग मिलकर बैठते हैं, बातचीत होती है। ये अपने आप को बताता है कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, काला जादू है और इसके ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी, हैसियत, सब कुछ बदली जा सकती है। भंवर सिंह भी उसके बात में आ गया। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं बरसों से, लेकिन पैसे नहीं हैं, हमें अमीर बनना है। तो उसने कहा कि अगर पैसों की बारिश चाहते हैं तो फिर मैं जो कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। भंवर सिंह ने कहा क्या? उसने कहा कि हमें इंसानों की बलि देनी होगी ख़ास मौके पर। अब भंवर सिंह जैसा शख्स नामालूम कैसे उसकी इस बातों में आ गया, पुलिस फ़िलहाल इस बात का पता लगा रही है। अब भंवर सिंह तैयार हो गए लालच में कि पैसे बरसेंगे, इसके पास काला जादू है। अब यहाँ से शफ़ी की जो पहली साजिश की कड़ी है वो शुरू होती है। अब उसने कह तो दिया बलि कर देनी है, लेकिन कैसे? अब उसने सबसे पहले ये किया कि उसके रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट भी बहुत वैसा नहीं था, तो ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास गरीब लोग खाना खाते, तो उनमें ख़ासतौर पर उसने देखा कि ऐसे कौन लोग हैं जो ज़्यादातर गरीब दिखते हैं। इत्तफाक से सितंबर में उसकी नज़र पड़ी रोजली पर, 49 साल की एक महिला जो अक्सर उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। उसने कई बार देखा था। फिर उसने कुछ दिन उसका पीछा किया, देखा कहाँ आती है, कहाँ जाती है। इसके बाद उसने रोजली को एक दिन कहा कि तुम्हें पैसे कमाने, तुम्हें एक पोर्न फिल्म में काम करनी पड़ेगी, अश्लील फिल्म में। अब रोजली तो ये बताने के लिए ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो इसका बयान है उसके हिसाब से वो तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें वक्त बताएंगे, शूटिंग कब है। इसके बाद उसने उधर भंवर सिंह को बताया कि पहली बलि की तैयारी करो, हमें बलि देने के लिए जो शिकार है वो मिल गया। फिर रोजली को एक दिन उसी पोर्न फिल्म के नाम पर काम करने और बदले में 10 लाख रुपए देने का लालच देकर वो अपने साथ भंवर सिंह के उस घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद वहाँ अचानक उन लोगों ने रोजली पर काबू पाया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको टॉर्चर किया, फिर उसका गला काटा, कहते हैं उसका ब्रेस्ट काटा, फिर उसके शरीर के टुकड़े किए। और जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर, उनका कहना यह है कि ये पूरी एक बलि का प्रोसेस था जिसमें पूजा पाठ भी हुई। और कहते हैं कि रोजली के मांस के कुछ टुकड़ों को इन तीनों ने खाया भी और उसके बाद बाकी चीज़ों को दफना दिया उसी घर में। अब इसके बाद ये शफ़ी अपने यहाँ लौट गया, वो पति पत्नी अपने घर पे रहे। वहीं पे एक पिट था जिसमें इन्होंने वो सारी चीज़ें दबा दी। अब वक्त बीता, बलि दे दी, पैसे आए नहीं।
शफ़ी ने कहा कि हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने तो पहली बलि दी है और हमें कहीं और बलि देनी है। 3 महीने बीत गए। अब इन 3 महीनों में रोज़ली को भी किसी ने नहीं ढूंढा, न कोई पुलिस वाला कभी आया, न रोज़ली की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर आई, न चर्चा हुई। शफ़ी का हौसला बढ़ा, उधर डॉक्टर दंपत्ति का भी हौसला बढ़ा कि एक कत्ल कर दिया, 3 महीने हो गए, किसी को कानो कान खबर नहीं है। उनका अपने घर में वैसे ही इलाज का काम भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लगा कि हम तो पकड़े भी नहीं गए। तभी 26 सितंबर को इस पद्मम के साथ भी सेम सिमिलरिटी थी जो रोज़ली के साथ थी। रोज़ली टिकट बेचा करती थी, लॉटरी के टिकट, और खाना खाने आती थी शफ़ी के ढाबे पर, रेस्टोरेंट में। इत्तफाक से पद्मम भी लॉटरी के टिकट बेचा करती थी और कभी कभी खाना खाने आती थी इसी रेस्टोरेंट पर। उसने पद्मम को भी कई बार देखा था शफ़ी ने अपने रेस्टोरेंट में। उसने उसका भी पीछा किया, फिर देखा, पता किया। ऐसे लोगों को वो नहीं पकड़ता था जिनका परिवार के बाकी लोग यहाँ पे हों, ताकि फ़ौरन भेद खुल जाए। जब उसे यकीन हो गया कि अकेली है, फिर एक दिन उसने भी उसके साथ वही किया। उसने पद्मम से कहा कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुमको एक पोर्न फिल्म में काम करना है, 10 लाख रुपए देंगे। अब ये नहीं मालूम कि वो तैयार हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। लेकिन फिर वो इसी लालच के नाम पर एक रोज़ मौका देखते ही, बल्कि 26 सितंबर को ही, इसी अभी पिछले महीने, अपने साथ फिर वहीं ले गया, उसी भवल सिंह और उसकी वाइफ लैला सिंह के यहाँ। वहाँ जाने के बाद फिर सारी वो जो तंत्र मंत्र की चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद सेम जैसे रोज़ली के साथ हुआ था, पद्मम के भी गले काटे गए, गला काट दिया, शरीर के टुकड़े किए गए और फिर वहीं उसको दफना दिया गया। 2 बलि हो चुकी थी। 26 सितंबर को ये आखिरी बलि दी गई थी और इससे पहले दी गई थी जो पहली बलि 6 जून को। अब पैसे तो अब भी नहीं आए, बलि दी जा चुकी थी। दोनों सोच रहे थे तीनों की क्या होगा। उधर वो काले जादू पे अपने विश्वास कर रहा था शफ़ी। इसी दौरान में अब 26 सितंबर से करीब 5 दिन बीत गए। पद्मम से उसकी बेटी का संपर्क नहीं हो रहा, जो यूपी में टीचर है। जब वो हार कर वहाँ पहुँचती है तो फिर पुलिस के पास जाती है, और जब पुलिस के पास जाती है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है, और तब उस मोबाइल नंबर के थ्रू ये कहानी सामने आती है। जो कोची सिटी के पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर CH नागाराजू, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि इन तीनों एक्यूज का, भवल, उनकी वाइफ लैला और शफ़ी, इनके स्टेटमेंट दर्ज कर लिए गए, इन्होंने जो बयान दिया है। और उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि इन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि जो 2 विक्टिम थी, दोनों महिला, जिसमें रोज़ली और पद्मम, उसमें से रोज़ली के मांस के कुछ हिस्से इन तीनों ने खाए हैं, इसी तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर। इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड दी गई है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर उन जगहों की खुदाई की और लाश के वो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े जो है वहाँ बरामद किया है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके के लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि जिस भवल सिंह को वो बरसों से जानते हैं, जिसके पिता को जानते हैं, जिसके नाम पर लोग ऑटो वाला, टैक्सी वाला सब पहुंचा देता है, ऐसा शख्स ऐसी चीज़ कर सकता है। तो वो सभी शॉक्ड है, हैरान है। लेकिन अफसोस, अंधे विश्वास की एक और ये अंधी कहानी है। और ख़ासतौर पर केरल से ऐसी कहानियाँ जब आती हैं तो थोड़ा सा और चौंकना होता है, इसलिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, वो केरल में है। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखिए कि किसी डॉक्टर का बेटा और बेटी दोनों दुबई में नौकरी कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये हस्बैंड वाइफ, तो पढ़े लिखे लोग भी अंधे विश्वास और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर आज 21वीं सदी में भी इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। बेहद अफसोसनाक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी कहानियाँ लगता है कि शायद आज आखिरी बार सुना रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इसी तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं और यकीन करने को मन नहीं करता है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज देवयानी लाठर, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देवयानी। और ये ख़ासतौर पर मनीष ने भेजा है। तो नवीन सिंह रिंकू, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नवीन। और भवानी सिंह भद्रा जी ने भेजा है। खुशी सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खुशी, नवीन सिंह आपको भी।
और अभिषेक यादव ने भेजा है। राहुल देव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। इसके अलावा माधव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माधव। और ये अशोक कुमार जी के बेटे हैं नवादा से। अमित झाजडिया, ये झुंझुनू से हैं राजस्थान, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। साथ ही रानू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रानू। और लोकेश की सिस्टर हैं ये। ऋषभ झा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ। साथ ही सुरेश चौधरी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश। और अमृत चौधरी ने भेजा है। मोहम्मद मारूफ, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मारूफ। और सद्दाम हुसैन के बेटे हैं ये। अभय सिंह, ये होने वाले पति हैं गरिमा जी के, छत्तीसगढ़ से, उनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभय सिंह साहब। साथ ही आयान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयान। और ये अजय पुरवाल के बेटे हैं। इसके अलावा अजय शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय साहब। और मुकेश यादव कुवैत से इन्होंने भेजा है। साथ ही राजेश बदकोती, और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो आप अच्छे हो जाएं फटाफट, सब कुछ ठीक हो, यही मेरी दुआ है। और पक्का आपसे मुलाकात होगी राजेश जी। साथ ही सोफिया अली, थैंक यू सो मच, और पक्का कभी मिलेंगे, ज़रूर सेल्फी होगी। साथ ही रोहन रे, और ये इनका फर्स्ट मेल है, इन्होंने लिखा है। और इन्होंने कहा कि कभी अपने बारे में पूरी कहानी सुनाओ, मैं कई लोगों ने कहा है, तो रोहन साहब सुनाता हूँ कभी। इसके अलावा निशांत कुमार अस्थाना, और कांग्रेस से एक तो निशांत आपको, और मुलाकात भी जल्दी होगी। मुन्नी देवी, जो केस में अपडेट है आज कोर्ट में, उसके बारे में पूरी जानकारी जैसी आती मैं आपको देता हूँ। साथ ही पबजी में अभी तक कोई अपडेट है नहीं केस में। इसके अलावा कार्तिकेय पटेल हैं ये, कार्तिकेय पटेल हवाई से। और सॉरी कार्तिकेय साहब, इन्होंने, मैंने कहानी सुनाई थी जगन्नाथपुरी की, और उसमें ये था कि उन्होंने कहा आपने कई चीज़ें बताई थी वहाँ के रहस्य और उसके बारे में, लेकिन वहाँ मुझे जाने के बाद कुछ मिला नहीं, खर्चा भी हो गया 47,139 रुपये, ये कौन देगा। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैंने जो रिसर्च किया, जितनी चीज़ें थी आप तक पहुँचाई, एक बार और इसको चेक करूँगा, तो कार्तिकेय साहब फिर आपको बताऊँगा। मुझे मालूम है कि आपने खर्च मजाक में मांगा है। हर्ष खंडाले हैं। और अंकिता केस के बारे में अपडेट, अंकिता केस के बारे में भी अपडेट नहीं है, एक वकील उसमें आगे हैं, और जैसे ही बाकी इसमें जो चार्जशीट और बाकी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, पूरी कहानी सामने आ जाएगी, उसी के ज़रिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने शुरू से ही वादा कर रखा है, हमारी टीम की नज़र इस केस पर लगातार बनी हुई है। आकाश यादव एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा दौदियाल लोधी जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और राजन कुमार और इनकी पत्नी हैं खुशबू जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।